कब देना है पेपर? मैम मई में देना है। मई में देना है, हाँ हो जाएगा, सिलेबस तो आराम से आप तो हम लोग बेटा मैं आपको लॉ पढ़ाऊँगी। सिलेबस देखना है आपने, पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। तो इसमें ना एक पार्ट आता है, आपको पता है, इसमें इकोनॉमिक्स आएगी, जनरल साइंस आएगी, ठीक है, ये सब आता है। तो उसमें जो हाँ लीगल एप्टीट्यूड लॉ वाला पार्ट है ना, ठीक है, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड। ऑनलाइन शायद कोई भी नहीं है। क्लियर? लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगी। लॉ बिल्कुल नए हो आप लॉ के लिए, है ना। CACT में तो फिर भी बेटा बहुत कम आता है लॉ, लेकिन आप इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एग्जी, पता है ना, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यहाँ तो फिर भी ये पेपर आपको पता है, दिस इज इन ऑनलाइन मोड, राइट, ठीक है। और हाँ ये वाला होगा आपका ऑफलाइन, है ना। और इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, पता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और इसमें पता है कितना लॉ है अगर मैं बात करूँ, अगर ग्रुप 1 की बात करूँ तो आपके 3 सब्जेक्ट्स लॉ के, टोटल 4 में से। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 3 आर लॉ। हाँ, अब इधर 3 हैं आपके सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच 2 आर लॉ। समझ में आ रही है? तो टोटल मतलब अगर मैं बात करूँ 7 में से 5 जो है आपके वो लॉ ही हैं। तो इसका मतलब हो गया लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना, मेरे कहने का मतलब ये यहाँ पर ये बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो कम अमाउंट है CACT में, ठीक है, सिंपल है। चैप्टर्स की भी बात करूँ, बहुत कम चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपने कभी पढ़ा नहीं होगा लॉ में, लेकिन हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, नाम सुना है कभी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। सेमेस्टर में भी पढ़ा था। अच्छा, पेपर दिया आपने? फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना। हाँ तो 1870। हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना, फिर आपको टॉर्ट पढ़ना है, ठीक है। एक कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, एंड कंपनी लॉ के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको हमें मेन फोकस करना है। थोड़ा सा जी सामने पहुंच चुकी है क्लास की। ठीक है, तो ये कितने ये वाले चैप्टर्स हैं हमें जो अभी CACT के लिए पढ़ना है, ठीक है। एग्जी में ये चैप्टर्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे ये वाले 3 चैप्टर्स भी इंक्लूड होंगे। कंपनी लॉ तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अलग सब्जेक्ट है वो, काफ़ी एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना है कंपनी लॉ, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आज डेमो है बस, तो आपको पता लग जाएगा वे ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ठीक है। इसको कहते हैं, आपको पता है, यू हैव वेरियस लॉज। आपको पता है आपके पास बहुत सारे लॉज हैं। कौन कौन से लॉज हैं? चलो तुम्ही ने बताया मैम, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, बताया ना, बताया तुमने मुझे मैम, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? व्हाट इज इट? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वन पर्सन और मतलब अदर पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनते हैं। अच्छा ठीक है, एक अग्रीमेंट बनता है, ये बोला तुमने, ठीक है। तो ये है क्या? सिंपल सी बात तुमसे पूछती हूँ, वाई देयर इज अ नीड ऑफ लॉ? लॉ की ज़रूरत क्यों है सोसाइटी में? है रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज की ज़रूरत है, सर नो? यस मैम है। क्यों है? लीगल रूल्स बनाने के लिए। लीगल रूल्स बनाने के लिए, और कुछ? एक प्रूफ हो जाता है कि मैंने एग्रीमेंट करा है काम के लिए, जिस ठीक है, नहीं अग्रीमेंट चलो वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पहुंच गए। मैं सिंपल पूछ रही हूँ कि जो लॉज बने हुए हैं, एक सिंपल सी बात है, ट्रैफिक रूल्स बने हैं ना, यस ट्रैफिक रूल्स बने हैं, वाई, क्यों बने ट्रैफिक रूल्स? बिकॉज एक्सटेंड डाउन। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि 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 एक डेकोरम मेंटेन रहे, ठीक है। आपके घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, यस जैसे घर के बाहर नहीं निकलना रात को 10 बजे के बाद, सिंपल है ना, वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि सारी चीज़ें क्या है,
इजीली रेगुलेट हो, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे आपको स्कूल जाना है, ठीक है, बाहर दोस्तों के साथ नहीं जाना, पार्टीज नहीं करनी है, ठीक है। वो किस लिए, इंटेंशन क्या है डैड का आपके, कि ही वांट यू टू बी इन अ वेरी गुड लाइन, ठीक है, ही वांट यू टू गेट एजुकेशन, राइट, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। इसी तरीके से जब हम सोसाइटी में रहते हैं एट लार्ज में, तो देयर इज़ अ चांसेस कि कई लोग क्या करें, पूरे सोसाइटी को ख़राब करें, और एक बंदे को देख के तो क्या होता है, सबके सब क्या होते हैं, ख़राब होते जाते हैं, ठीक है। तो लगा ज़रूरत कि देयर इज़ अ नीड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बनाया गया कि दो बंदे जो आपस में क्या कर रहे थे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो एक पर्सन हो सकता है क्या कर दे, फ्रॉड कर दे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और दूसरे को क्या हो रहा है, इससे बहुत लॉस होता था, ठीक है। तो ये कहाँ जाके रोएगा, किसके पास रोएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक लॉ बनाया गया जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, कि आप ये वॉयलेट करोगे तो क्या करोगे, आपको वो सू कर सकता है, और सू करके आपसे डैमेजेस मांग सकता है। समझ में आई, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वाई देयर इज अ नीड ऑफ लॉ, लॉ की ज़रूरत क्यों है। कहते हैं लॉ की ज़रूरत इसलिए है कि एक सोसाइटी में क्या मेंटेन रहे, एक डेकोरम मेंटेन रहे सोसाइटी में, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, जैसे आपने सुना होगा पहले के टाइम में मतलब 1 साल पहले आईपीसी होता था, नाम सुना है कभी, इंडियन पीनल कोड। अभी भी हम पढ़ाते हैं ये, लेकिन ये ना एक्चुअल इसकी जगह दूसरे सुना होगा ना, अभी बीएनएस नाम सुना है कभी, यस मैम, सुना। भारतीय न्याय संहिता वगैरह, ये रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके मॉड्यूल में ये है, मतलब एग्जी में, तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये किस लिए बनाए गए हैं, ये किस लिए है, नहीं पता, कभी सुना भी नहीं। कौन बोलता है इंडियन पीनल कोड, कौन बोलता है ये, सुना है कभी, नहीं सुना। सावधान इंडिया देखा कभी, हाँ देखा। उसमें लास्ट में बोलता है ना कि आईपीसी के तहत आपको इतना जुर्माना लगेगा। तो इसमें क्या है आपकी, ये ऐसा ये लॉ बनाया गया है, इंडियन पीनल कोड, इसमें लॉज लिखे हैं कि आपने अगर चीटिंग करी, आपने किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, आपने थेफ्ट किया, आपने मर्डर किया, ठीक है, रेप किया, एक्सेट्रा, मतलब आप कोई क्राइम करते हो तो आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है, समझ में आई, आपको कितने साल की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, और आपको कितने फाइन लग सकता है, समझ में आई, क्लियर, समझ में। तो आपको ये क्या बता रहा है कि आप अगर ये क्राइम करते हो तो आपको इतने साल की सज़ा और इतने साल का फाइन हो सकता है, इसलिए लॉज बनाए जाते हैं। अब समझ आई कि एक क्या होता है ना, किसी को हम बोलते हैं कि आप ये क्राइम करोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी जेल में डाल दिया जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी जेल का मतलब समझ आ गई, लाइफ टाइम तक जेल, एक तरीके से। तो क्या उसके पास तो कुछ भी आगे है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है, तो उसको एक क्या होगा, एक डर होगा, तो बाकी सोसाइटी इस चीज़ से डर जाएगी और वो कहेगी हम लोग ऐसा क्राइम नहीं करेंगे, इसलिए सीरियस पनिशमेंट दी जाती है, समझ में आई, ठीक है। तो ये लॉज इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी में एक पीस मेंटेन रहे, एक हार्मनी मेंटेन रहे, एक डेकोरम मेंटेन रहे सोसाइटी में, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, समझ में आई, इसलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब कहता है आपने अलग अलग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम लिया, और कौन सा पढ़ा था सेमेस्टर में एक्ट, सेल्स एक्ट पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सोगा नाम सुना होगा, ठीक है, ठीक है। तो वही कहता है कि वो किसके लिए था, जैसे सोगा है, SOGA, सोगा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स का मतलब समझ गए, सामान, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो अगर, तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, अगर एक बंदा कंप्लाई नहीं करता उस चीज़ से तो उसको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे लॉज होते हैं, ठीक है। लॉ बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिविल लॉ, हाँ अच्छा ये पता है, सिविल का मतलब क्या होता है, सिर्फ मतलब कि एक और मतलब मैं और एक और आदमी पार्टनर्स में काम कर रहे हैं, बट मैंने फ्रॉड कर दिया, तो इस कारण से सिविल लॉ मतलब, ठीक है। मतलब तुम कहना चाहते हो मैम, दो पार्टनर है, A और B, ठीक है, और इसने फ्रॉड कर दिया, तो ये बंदा इसको सू करेगा, ठीक है, ये बंदा इसको स्यू करेगा, यही कह रहे हो, एक मिनट, हेलो,
हम्म क्लास में हूँ, बोलो। टाइटल तो मैं बोला रिलेट करवा दो साइबर क्राइम से। हाँ। यार इन डेप्थ टाइटल चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। मेथडोलॉजी तो सेकेंडरी स्टडी रहेगी यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। हाँ ठीक है। तो सपोज आपने बोला मैम बी ने फ्रॉड किया, तो ए ने उसको क्या कर दिया, स्यू कर दिया, है ना, ये कह रहे हो आप। तो ये हो गया सिविल राइट, ठीक है। तो और क्रिमिनल क्या होता है? अब मैं ऐसे बोलूँ तो बेटा ए और बी थे, ए ने बी को मार दिया, ठीक है, इसका मर्डर कर दिया, है ना। तो ये भी तो 1 to 1 ही है। बी का मर्डर किया तो बी के रिलेटिव्स क्या करेंगे, इसको सू करेंगे, यस और नो। यस। तो इसमें भी तो 1 to 1 ही है एक तरीके से। क्या डिफरेंस है दोनों में? आपने सही देखा है, कहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो बस। मैम ये सिविल जो है ये फ्रॉड हो गया और वो मर्डर ये देखो, ये इसको बेसिकली सिविल राइट जो होता है ज़्यादातर राइट इन पर्सोनम है। मैम पर्सोनम क्या होता है? एक बात बताओ, मैंने और तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सपोज तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट कर दिया, तो मैं तुम्हें सू कर सकती हूँ, उससे बाकी सबको कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 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 इसको बोलते हैं राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब सपोज करो इसने इसका मर्डर किया होता है, अगर बी का मर्डर हो गया है, ठीक है, तो एक बात बताओ, जो आसपास सारे लोग होंगे तो उनको इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक दहशत हो जाती है सोसाइटी में, जैसे रेप हुआ, एक दिल्ली में कोई रेप हुआ, सपोज कोलकाता रेप केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं देखा था पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा था। सारे पेरेंट्स क्या आते हैं, लड़कियों को कहते हैं आप बाहर मत निकलना, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यस और नो, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइट इन रेम, मतलब आपका राइट पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक तरीके से इन्फ्रिंज हो रहा है। समझ में आ गई? इसको इसीलिए इसको बोलते हैं, ये पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट होता है। ये पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट है, ठीक है। ये क्या है, इंडिविजुअल। पर्सनल इंडिविजुअल। हाँ, ये डिफरेंस है, समझ में आई? जैसे कि प्रॉपर्टी राइट बोलूँ मैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी, पता है, जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है, सपोज करो एक भाई बहन है ए और बी, ठीक है, और इनके बीच में आपस में क्या होता है, इनकी एक पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, सी इनके पेरेंट्स थे, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी विच इज ऑफ 1 करोड़, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि प्रॉपर्टी एक्ट जो मतलब जो एक्ट है हमारा, वो ये कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द सी, द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स थे दोनों को प्रॉपर्टी इक्वली जानी चाहिए, 50-50%, ठीक है। लेकिन क्या करता है, सपोज दिस इज अ सन एंड शी इज डॉटर, तो सन व्हाट एक्चुअली सन डू इज, ये पूरी की प्रॉपर्टी, पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खा जाता है। तो फीमेल क्या करेगी, इसको स्यू करेगी, फीमेल इसको स्यू करेगी कोर्ट में, ठीक है। जब बेटा इसको फीमेल स्यू कर रही है कोर्ट में, तो याद रखना ये वाला मैटर भी क्या होगा आपका, दिस इज ऑल्सो अ सिविल मैटर। आया समझ? अब सिविल और क्रिमिनल का समझ आया डिफरेंस? तो लॉ 2 तरीके का होता है, ठीक है। लॉ क्या होता है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। लॉ 2 तरीके का होगा, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल का मतलब होता है राइट इन पर्सोनम, ठीक है, जो राइट आपका जनरेट होता है एक पर्सन के अगेंस्ट, और राइट इन रैम का मतलब अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ आ गया? लिखना है आपको थोड़ा सा, ये लिख लो जल्दी से।
12th कब निकला आपका अभी? यस मैम। तो लेट नहीं करते CSET के लिए? मैम एडमिशन में लग गए थे वो कॉलेज का। ओहो, कौन से कॉलेज में हो आप? मैम ये कालिंदी कॉलेज। तो फिर कैसे मैनेज करोगे क्लासेस? मैम वो NC वेब से लिए है। ओके, सैटरडे संडे होगा वो तो। यस मैम। मैम संडे है। अच्छा, और संडे जब ही है। एग्जाम्स आते हैं तो सैटरडे भी हो जाता है। यस मैम हो गया। ठीक है, अब आता है व्हाट इज, अब लॉ पता लग गया लॉ किस लिए बनाया जाता है? यस। सोसाइटी ताकि पीसफुली रन कर पाए। ठीक है, लॉ डेकोरम मेंटेन हो पाए पूरा सोसाइटी का। हर जगह लॉज देखे जाएंगे। मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, आप अपने घर में देखते हो तो वहाँ भी लॉज होते हैं ना। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम? सुप्रीम मतलब ज़्यादा अमाउंट, मतलब लार्जली लो यूज़ होता है सबसे ऊपर, सबसे। है ना, हाईएस्ट। ठीक है, सुप्रीम इज द हाईएस्ट, कह सकते हैं ना, सबसे बड़ा। कहते हैं ना गॉड इज सुप्रीम, यस। गॉड से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब सारे लॉज, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, जैसे आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है। Yes. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको IPC बताया, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। इनमें से सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? मैम LLP इसी का पार्ट है। यस, LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट। हाँ, लेकिन आपका CSET में नहीं है LLP। और मैम ये CA में sales of पढ़ते हैं goods हम लोग। act है। सोगा पढ़ोगे आप उसमें, एग्जी में, एग्जीक्यूटिव में। और यहाँ पर तो आपको बस मैंने सिर्फ आप पढ़ोगे अगर जो पढ़ के आए हो। टॉट नहीं पढ़ा होगा आपने? No, टॉट नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा। no, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? yes मैम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा इसमें, Okay, थोड़ा सा कंपनी लॉ के बारे में आएगा और थोड़ा कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। ठीक। ये पढ़ेंगे 5 चैप्टर मेजर। Okay, ठीक है, क्लियर? तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब समझ आ गया? highest। हाईएस्ट लॉ, मतलब अगर ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत बार कन्फ्लिक्शंस आती हैं बीच में से, है ना। जैसे आपके और डैड के बीच में कभी कभार कन्फ्लिक्शन आती है, कौन जीतता है? डैड। Yes, तो इस तरीके से जब भी कन्फ्लिक्शन आएगी बिटवीन नॉर्मल लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विंस। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम इधर उधर नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा। ठीक है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है जी, अब इसके बाद कहते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था, कब बना था, पता है? अभी 26 जनवरी गई है। 1950 से। हाँ हाँ 1950 में हुआ था। हाँ, अभी अभी गई है ना। तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था बेटा? इट केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स का मतलब समझ गए? बना तो ये कब था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26। तभी हम इसको मनाते हैं कौन सा डे? एज अ रिपब्लिक डे, है ना। अभी अभी गया है जस्ट। ठीक है, तो ये अब समझ आया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था पता है? 2 साल, 2 years, 11 months एंड 18 days। मतलब इतना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। कितना? 2 years, 11 months, 18, that is approximately you can say 3 years, right? इतना टाइम लगा था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। मैम इतना टाइम क्यों लगा? ऐसा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब पढ़ेंगे, ये सब है। कहता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसको डिवाइड किया हुआ था कितना? 395 आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स मतलब पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? नहीं होते।
हाँ, आर्टिकल्स कैसे होते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताऊंगी आर्टिकल 21 आर्टिकल, जैसे सेक्शन पढ़ते हो ना कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन होते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल 21 बोलूंगी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझ में आई? अब ये क्या होता है ये समझाऊंगी आपको फिर, ठीक है। 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, विच वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, ठीक है, शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट था ये। अब अमेंडमेंट होके ये लगभग 448 हो चुके हैं। समझ में आई? तो ये इतना डॉक्यूमेंट, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं अब। क्यों चेंज हो गई हैं बेटा? कब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो, 1950 में, 15 में और 50 में, और अब क्या चल रहा है 2025, ठीक है। तो कंडीशन क्या 1950 की और 2025 की सेम होगी? तो आंसर इज बिग टाइम नो, ठीक है। कंडीशन इज डिफरेंट, दोनों कंडीशंस डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में चेंज आता गया। तो हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई और बहुत सारी चीज़ें सब्सट्रैक्ट हुई, ठीक है। एडिंग, अगर मैं सब्सट्रैक्ट की बात करूं, जब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था कि सबको पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन बाद में जाके इस राइट को हटा दिया गया, ठीक है। समझ में आई? फिर पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला आर्टिकल नहीं था, डीपीएसपी था पहले एक, कि हर किसी को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। लीगल एड मतलब लीगल मदद, ठीक है। जैसे आज आपको कोई लीगल मदद चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ क्या होता है, फ्री लीगल एड होती है, तो वो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। पहले के टाइम पे ये नहीं थी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर पाए, लीगल। देखा है ना, इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या रिच थी? नहीं, बहुत पुअर थी कंडीशन। आज तो हम पूरे इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड पे भी अच्छे लेवल पे स्टैंड करते हैं, बट इट वॉज नॉट बाय दैट टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मुलेटेड। समझ आ गई? नोट डाउन कर लो, ये आगे बढ़ते जाएंगे, फिर नोट डाउन कर लो। ठीक है। अब कहता है बेटा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, देखो कुछ चीज़ें आपने पहले सुनी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को एग्रीगेट करेंगे। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं। दिस इज 3। थ्री पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने? 3 पिलर्स हैं, ठीक है। अब मैम 3 पिलर्स कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, ठीक है, या लेजिस्लेचर लिखो, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब लेजिस्लेचर क्या होती है? लेजिस्लेचर याद रखना, जो लॉ को बनाएगी, हु मेक्स लॉ। सॉरी, कौन बनाता है लॉ बेटा? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट में कौन सी बॉडी है गवर्नमेंट की जो बनाती है? पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जो लॉ बनाएगी। तो याद रखना, सेंटर में अलग बॉडी है वो, ठीक है, और स्टेट में अलग है, ठीक है। मैम सेंटर में कौन है?
सेंटर में कौन है? पार्लियामेंट का नाम सुना है? वेरी गुड, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? यही तो लॉ बनाती है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, पता है? लोकसभा और राज्यसभा। नाम सुना है कभी? हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये लॉ बनाते हैं ये। ठीक है, और स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर का नाम सुना है कभी? विधानसभा, विधान परिषद। स्टेट में ये लोग लॉ बनाते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद। आया समझ? ठीक है, तो ये वाली बॉडी क्या है? जो क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। समझ आ गया? दोनों लेवल पे होगी, सेंटर पे और स्टेट पे। सेंटर पे इट इज पार्लियामेंट और स्टेट पे इट इज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। समझ में आ गई? अब मैम एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हु इज एग्जीक्यूटिव? जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाए। मैम लॉ को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंट करवाए, लागू करवाए। समझ में आ गई? तो हु, क्या बोला मैंने? इम्प्लीमेंट। यस, ठीक है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, लॉ। ठीक है, जो लॉ को क्या करवा रही है? एग्जीक्यूट करवा रही है। हु एग्जीक्यूट लॉ। मैम कौन एग्जीक्यूट करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना? ये करवाता है ना? और इसमें भी कौन करवाता है आपको पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, यस और नो। और इधर कौन करवाएगा? सीएम और गवर्नर। अब समझ आया? एंड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जो लॉ को क्या करेगी? लॉ का मतलब समझाएगी। मतलब समझाने को कहते हैं हु इंटरप्रेट लॉ। ठीक है, हु इंटरप्रेट लॉ। ठीक है, जो लॉ को क्या करे? मतलब समझाए, जो लॉ को इंटरप्रेट करे। समझ में आई? अब मैम लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? आपको पता है वी हैव कोर्ट्स। कोर्ट्स है ना हमारे पास। कौन से कोर्ट है? जैसे कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर होता है इसके नीचे होता है हाई कोर्ट। ठीक है, फिर होता है वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल, लोकल कोर्ट्स वगैरह। समझ में आ गई? क्लियर? तो ये क्या है? दीज आर द हायरार्की ऑफ कोर्ट। तो ये क्या है? 3 पिलर्स हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो सब कुछ ही इससे मेंटेन हो रहा है। एक वो है जो लॉ को बनाता है, एक लॉ है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। कभी कभार लॉ का मतलब समझ नहीं आएगा, उसको मतलब समझाना है तो लॉ को एक इम्प्लीमेंट कर रहा है और एक को एक इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर? आ गया समझ? नोट डाउन कर लो। मैम सेंटर के पार्लियामेंट है और स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव।
डन। अब एक बार देखो क्या ये क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या समझ रही हो? हमारा बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें स्केड्यूल दिए हुए हैं। मैम स्केड्यूल क्या है? जैसे आर्टिकल्स है ना, वैसे ही स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। क्लियर? स्केड्यूल्स है हमारे 12, ठीक है। उसमें से स्केड्यूल 7 जो है, इसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ठीक है। पहली लिस्ट को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये लिस्ट का मतलब होता है, यूनियन लिस्ट का मतलब इसमें ना कुछ सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, मतलब कुछ मैटर्स लिखे होंगे, ठीक है, जिसपे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे इसमें, ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। समझ आई? कि ये लिस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे। मैम इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? जैसे कि डिफेंस, डिफेंस पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। आर्मी, ठीक है, रेलवेज, पोर्ट्स, हवाई अड्डे, है ना, पोर्ट्स, ठीक है। टैक्सेस की बात करें, समझ में आई? और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में क्या है? वो सब्जेक्ट मेंशन है, सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, है ना। अब इसमें कौन कौन से मैटर्स आ सकते हैं? जैसे कि पुलिस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, समझ में आया, स्कूल्स, क्लियर, समझ में। एंड कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है, ठीक है, ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज। अब समझ आया? तो ये क्या किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बना दी। ये किस लिए लिस्ट बनाई है? आपके घर में देखा होगा, पेरेंट्स कुछ चीज लाते हैं, पहले ही बोल देते हैं ये तेरी है, ये तेरी है, ये तेरी है। बच्चों को बोलते भाई, क्यों बोलते हैं? बता देते हैं अलग-अलग, ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी गुड। तो इसलिए पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिस्ट बना दी है, ताकि बार बार ये आपस में क्या ना करें, क्लैशेस ना करें, कि भैया ये मेरी लिस्ट का मैटर है, या मैं इस पे लॉ बनाऊंगा, या मैं इस पे लॉ बनाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से, अच्छा, ये मैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कहता है बहुत बार फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक ऐसी चीज जिसपे दोनों बनाएंगे, ठीक है। वेट और मेजर, वेट एंड मेजर का मतलब पता लग गया? वेट एंड मेजर, जो वेटिंग का बट्टे वगैरह आता है ना, मशीनरी आती है, उसके ऊपर लॉज बनाना। इसके ऊपर भी लॉ है, एक एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो अगर लॉज बनाना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बना सकते हैं, दोनों के पास राइट है इस पे लॉ बनाने के, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये एक्सेट्रा, इसमें और भी चीज़ें आप डाल सकते हो। तो बेसिकली मेरा बताने का ये था कि पावर दी गई है किस पे? ज़्यादातर पावर तो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है। सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब कहता है 3 लिस्ट दे दी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कौन रूल बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लिस्ट लॉज, ठीक है। कंकरेंट में याद रखना, ओनली बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, क्लियर हो गया? यस मैम। जल्दी से नोट डाउन करो।
ओके, अभी जितना पढ़ाया उतना पढ़ो 5 मिनट में। कहाँ से स्टार्ट किया, लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी सोसाइटी में, मैंने आपको ये बताया। आपके लिए भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अगर मैं बात करूँ एग्जी में भी लॉ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ना फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी सोसाइटी में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए डेकोरम मेंटेन रहेगा पूरा सोसाइटी का, ठीक है। पढ़ो जल्दी से सारा। हम कर लिए क्लियर है सारा, कोई डाउट, नो पक्का, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ठीक है। कुछ बात करते हैं कि भैया क्या क्या फीचर्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले कहता है फेडरल, वी हैव फेडरल गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल, नहीं सुना कभी भी, सुना है मैंने बट अभी रिवाइज नहीं हुआ है। 9th-10th में पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। वी आर हैविंग ड्यूअल गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल मतलब गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट और मतलब ड्यूअल Government गवर्नमेंट का और मतलब private। 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट government। गवर्नमेंट। अब समझ आया, यस मैम। क्लियर, ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर्स को डिवाइड कर देना सारे। अभी अभी पढ़ाया ना, क्या 3 लिस्ट है, List में। याद आया कुछ, Yes। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट And concurrent। एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना, Yes। क्लियर। उसके बाद कहता है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फाइट होगा देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या है, सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही जीतेगा हमेशा, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो, तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑलवेज विंस, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जुडिशरी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी इंडिपेंडेंस क्यों बोला, आपको पता 3 ऑर्गन्स थे, LEJ, याद आया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बेटा ये नहीं है कि जुडिशरी इस पे डिपेंड है,
या इस पे डिपेंड है। समझ में आ गई? तीनों ऑर्गन, और ये ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर इस पे डिपेंड है या इस पे डिपेंड है, या एग्जीक्यूटिव इस पे डिपेंड है या इस पे डिपेंड है। तीनों ऑर्गन्स क्या है? इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ में आई? तो ये क्या है? दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। वी आर हैविंग फेडरल सिस्टम, दैट मीन्स हमारे 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन सुप्रीमेसी हमेशा रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डन? रीड करो, लिख लो फटाफट। मैम इसमें इंडिविजुअल जो है ये जुडिशरी है या और भी तो है? सारे सारे ऑर्गन्स, individual तीनों हैं। ऑर्गन्स हैं, लेकिन मैं फेडरल सिस्टम की बात करूँ तो मैंने जुडिशरी बोली है बस। बाकी तीनों ऑर्गन्स क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हो गया? ठीक है, आज इतना ही रखें। यस समझ आ गया सारा? कोई डाउट? मैम, एक मिनट। हाँ, एक बार सारा पढ़ो। आज डेमो हुई है तो छोटी क्लास रखी है, डेमो क्लास, ठीक है। फर्स्ट है ना आई गेस, और भी कोई है डेमो? फर्स्ट समझ आ गया सारा? Yes, ma'am. कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो? मैम एक मिनट। मैम एक बार ना ये जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का डिफाइन लेजिस्लेटिव, देखो देखो देखो, कोई तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो लॉ को बनाए, है ना। तो लॉ को कौन बनाएगा? वो बनाता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब जब लॉ बन गए तो उसको पूरी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। समझ में आई? ठीक है। और लॉ को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं अगर आपको लॉज की बुक दिखा दूं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखा दूं तो आप इजीली उसको इंटरप्रेट, ऑल्दो whatever is written that is in English, but interpretation of English is very difficult because क्यों बोल रही हूँ मैं, the laws जो बने थे वो ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला मैम 1872, बिफोर इंडिपेंडेंस, किसने बनाए होंगे? ब्रिटिशर्स ने। दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ सेमी कॉलन लगा है, पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। इट हैपन्स मेनी अ टाइम्स व्हेन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है, ऑफ अ लॉ, देन वी वेंट टू दी किसके पास? जुडिशरी। कि वी आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग द मीनिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट और पर्टिकुलर सेक्शन, तो देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट दैट, ठीक है। हो गया? कोई डाउट नहीं? सारा समझ आया यस अच्छे से? यस पक्का? ओके, आज इतना ही रखते हैं। मैम कल की क्लास कितने बजे से? वो सुनो मैम।